इस कहानी में दुनिया का फ्यूचर दिखाया जा रहा है, जहां दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी है। सैलाब की वजह से इस दुनिया के चारों तरफ पानी है। इंसान तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन पानी के अंदर रहने वाले जानवरों की भी जान अजाब में आ चुकी है, क्योंकि पानी के अंदर भी अजीबोगरीब तरह के वायरस फैल चुके थे, जिनसे पानी में रहने वाले जानवरों को खतरा था। और इन सारे जानवरों की जान बचाता है एक बहुत बड़ा सा पानी में ही रहने वाला क्रैकन, जो इन सभी को समुद्र के बिल्कुल गहराइयों में मौजूद एक गार के अंदर ले आया है, जहाँ का पानी साफ है, जहाँ पर ये सेफ रह सकते हैं। काफी साल गुजर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है क्रैकन का ग्रैंडसन, यानी उसका पोता, जो कि इस गार की लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन क्रैकन अपने पोते को बहुत ज्यादा समझाता है कि बाहर तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। साथ ही वो डीप को ये भी समझाते हैं कि तुम्हें इंसानों की चीजें अपने गार के अंदर नहीं लानी चाहिए और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि तुम मेरे मरने के बाद इस गार का और यहाँ के सारे लोगों का एक लीडर बनकर अच्छे से ख्याल रख सको। लेकिन डीप पर तो शायद इन सारी बातों का असर ही नहीं था। वो इन सभी लोगों से नजर बचाते हुए अपने बाकी दोस्तों को लेकर चुपके से उस गार से बाहर आ ही जाता है, जहाँ उसे पानी के अंदर एक मिसाइल नजर आता है। डीप अपने सभी दोस्तों को उस मिसाइल पे बिठाकर मिसाइल को ऑन कर देता है, जो बहुत तेजी से पानी के अंदर ही चलने लगा था। पहले पहले तो इन सभी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, पर जब उन्हें एहसास होता है कि इस मिसाइल की स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है और ये उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो वो उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं और वो मिसाइल उनके ही गार में जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वो केव यानी गार टूट चुका था और समुद्र के नीचे से लावा भी निकलने लगा था। ऐसे में सारे जानवरों की जान खतरे में आ चुकी थी। बहुत से जानवर तो मर भी जाते हैं। क्रैकन अपने गार की ये हालत देखकर अपने सभी लोगों से यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़ा सा गार का पत्थर उनका यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है और ये लोग यहीं पर फंस कर रह जाते हैं। क्रैकन उस बड़े से पत्थर को हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन शायद बहुत ज्यादा था, इस वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहे थे। गार की इतनी बुरी हालत देखकर डीप को भी काफी बुरा लगता है और वो अपने दादा के सामने अपनी सारी गलती मान लेता है कि वही बगैर पूछे इस गार से बाहर गया था और उसने की गलती की वजह से अब गार की ये हालत थी। वो अपनी गलती को सुधारना चाहता था। वो अपने दादाजी से पूछता है, बताए मैं क्या कर सकता हूँ, जिस पे क्रैकन कहता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये पत्थर बहुत भारी है, इस पत्थर को हटाने के लिए तुम्हें मेरे दोस्त को बुलाना होगा, जो एक व्हाइट कलर की वेल है। डीप उस वेल को लाने के लिए तैयार हो जाता है, पर मुश्किल अब ये थी कि क्रैकन को तो वेल का पता भी नहीं पता था। वो सिर्फ ये जानते थे कि इस वेल को आखिरी बार न्यूयॉर्क शहर के पानी में देखा गया था। क्रैकन डीप को कुछ निशानियां बताते हैं, जिन्हें ढूंढते हुए वो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकता था, जिसके बाद डीप अपने सारे दोस्तों को लेकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। पहली मर्तबा डीप इतने बड़े समंदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। आगे बढ़ने पे उन्हें नजर आता है टाइटैनिक। डीप और उसके सारे दोस्त हैरान होते हुए उस टाइटैनिक को देखने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ उनका सामना होता है नोर्मा नाम के एक जानवर से, जो कि एक वैम्पायर बन चुकी है और वो खुद को एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा सिंगर मानती है। डीप और उसके दोस्त जब इससे न्यूयॉर्क का रास्ता पूछते हैं, तो वो बताती है कि मैं काफी साल इंसानों के दरमियान में ही रही हूँ और मैं इंसानों को काफी अच्छे से जानती हूँ। इंसान तो मेरी परफॉर्मेंस के बहुत दीवाने हुआ करते थे। उसकी ये सारी बकवास बातें डीप और उसके दोस्त नहीं सुनना चाहते थे, इसीलिए डीप उसे कहता है, क्या आप हमें वहाँ का रास्ता बता सकती हैं प्लीज, हमें जल्दी जाना होगा। ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते, बगैर मेरी परफॉर्मेंस देखे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम तीनों को अपनी तरह वैम्पायर बना दूंगी। ना चाहते हुए भी उन तीनों को उसकी बात माननी पड़ती है और वो काफी वक्त अपना उसकी परफॉर्मेंस देखने में जाया कर देते हैं। डीप को जैसे ही एहसास होता है कि ये वैम्पायर तो उन्हें यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देगी, तो वो अब चला के दिखाता है और जोर जोर से उस वैम्पायर की तारीफ करने लग जाता है, जिससे वो वैम्पायर इनकी बातों में आकर इन्हें न्यूयॉर्क का रास्ता भी बता देती है। और अपना मकसद निकलते ही ये लोग वैम्पायर के मना करने के बावजूद भी उसे चकमा देकर इस टाइटैनिक से निकल जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये लोग नॉर्वे स्ट्रीट की तरफ जा ही रहे थे कि उनके रास्ते की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई थी। यहाँ पर डीप को एक ईल फिश पकड़ लेती है। वो डीप को अपना खाना बनाने ही वाली थी कि डीप कहता है, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरे दोस्त आके तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। पहले तो शायद वो डीप को ना छोड़ती, लेकिन दोस्तों का नाम सुनते ही वो डीप को छोड़ देती है और उदास हो जाती है। डीप के पूछने पे वो बताती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। डीप उसकी उदासी देखकर उसे माफ कर देता है और अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद भी उसे अपने ग्रुप में शामिल करके अपना साथ
सारा प्लान बता देता है ताकि वो भी इनके मिशन में उनकी मदद कर सके। सीन कट होके हमें डीप की केव का सीन दिखाया जाता है जो टूट टूट कर आहिस्ता आहिस्ता लावा में गिर रही थी और डीप के दादाजी यानी क्रैकन और बाकी सारे एनिमल्स को लग रहा था कि डीप वक्त पे आके उन्हें बचा नहीं पाएगा। वो लोग तो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर रात होने की वजह से डीप और उसके साथी आराम करने लगे थे, लेकिन सुबह जब डीप की वो नई दोस्त ईल उठती है तो देखती है कि उसके सारे दोस्त उसके पास थे ही नहीं। तब उसे एहसास होता है कि गलती से उसने तीनों को खा लिया था। वो बहुत ही मुश्किल से इन तीनों को अपने पेट से बाहर निकालती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि ये सब तो उसने अनजाने में गलती से कर लिया था। डीप और उसके दोस्त उसे माफ कर लेते हैं और खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे इन्हें वो ब्रिज नजर आता है जिसके बारे में इन्हें वैम्पायर ने बताया था। इसका मतलब था ये लोग सही रास्ते पे जा रहे थे। ये लोग अब उस ब्रिज को पार करने की कोशिश कर ही रहे थे कि बहुत से क्रैब्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वो इन सबको मार के खाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर डीप उन्हें अपनी मजबूरी बताता है कि कैसे बहुत से जानवरों की जान खतरे में है और वो उनको बचाने की मिशन पे है। क्रैब का लीडर उनसे कहता है वैसे तो कोई यहाँ से बच के जाता नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ गाने का कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर तुम लोग हार गए तो हम तुम्हें खा जाएंगे और अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर डीप की एक दोस्त जो कि खुद एक क्रैब थी और बहुत अच्छा गाना भी गा लेती थी, वो उनकी मदद करती है। वो इतना अच्छा गाना गाती है और डांस करती है कि बाकी सब क्रैब्स का लीडर तो उसका दीवाना हो जाता है। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। क्रैब का लीडर एलिस से यानी डीप के दोस्त से कहता है कि तुम मेरे पास ही रुक जाओ, लेकिन एलिस कहती है नहीं ऐसे नहीं, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं रुक सकती। मिशन करने के बाद तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। ये कहकर वो सभी लोग जीतने के बाद यहाँ से जान बचाकर आगे निकल आते हैं। फाइनली ये लोग न्यूयॉर्क सिटी पहुँच चुके थे जो कि पूरी की पूरी पानी के अंदर डूबी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें कहीं व्हाइट व्हेल नहीं दिख रही थी। इसी व्हाइट व्हेल को ढूंढने के चक्कर में ये लोग एक सबवे स्टेशन के अंदर आ गए थे। डीप को यहाँ ट्रेन नजर आती है जिसे देखते ही वो अपने दोस्तों को बताता है इसे मैं पहले देख चुका हूँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये हमें तेजी से कहीं पे भी शहर में ले जाएगी। ये तीनों इसके अंदर बैठ जाते हैं और डीप अंदर जाकर ट्रेन का लेवर दबा देता है जिससे ये ट्रेन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि ये ट्रेन क्रैश हो जाती ये तीनों तैरकर ट्रेन के अंदर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ही बुराइयां हैं क्योंकि वो एक रेडिएशन एरिया के अंदर आ चुके हैं जहाँ के पानी के अंदर ऐसे वायरस हैं जो कि किसी भी फिश को ज़ॉम्बी फिश बना देते हैं। इस जगह पे भी बहुत सी ज़ॉम्बी फिशेस थी जो इन तीनों को देखकर इनके ऊपर हमला कर देती हैं। डीप बिना वक्त ज़ाया किए अपना दिमाग लड़ाता है और उन फिशेस को एक ऐसे ड्रम के पास लेकर आता है जिसके बाहर की तरफ नेट लगी हुई थी। इस नेट के अंदर वो इन सारी ज़ॉम्बी फिशेस को फंसाकर अपनी जान इनसे बचा लेते हैं। जहाँ अब डीप के सारे दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो डीप से कहते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए, अब हमारी जान खतरे में है, लेकिन डीप इतनी दूर आकर हार नहीं मान सकता था। वो व्हाइट व्हेल को लिए बगैर अपने घर नहीं जाना चाहता था। उसकी वजह से उसके दोस्त गुस्सा होते हैं कि वो कभी उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन खैर उन्हें अब डीप के पीछे पीछे भी जाना था। अब डीप जैसे ही यहाँ पे पड़े हुए कुछ ड्रम्स को इधर उधर हिलाता है तो अचानक से इस जगह पे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, जिस प्रेशर के साथ ये लोग बहुत ही तेजी से इस सिटी से निकलकर बाहर आ चुके थे। डीप के दोस्तों को जब ये मालूम होता है कि वो न्यूयॉर्क से काफी दूर आ गए हैं तो अब तो उन्हें डीप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो डीप को कहते हैं कि तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, ऐसे तो हम सभी मर जाएंगे। उसके दोस्तों से कहते हैं कि हम तुम्हारी यहाँ मदद के लिए आए हैं, तुम्हें हमारे फैसलों पे भी चलना चाहिए। अभी वो यही बहस कर ही रहे थे कि अचानक से पीछे से एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से 3 जानवर निकलते हैं, जिसमें से एक पेंगुइन था। ये पेंगुइन इन्हें यहाँ पर आकर बताता है कि तुम लोग अभी इस वक्त एक आर्क 3 नाम के स्पेसशिप के सामने खड़े हो जिसका कैप्टन मैं खुद हूँ। वो अपने बाकी साथियों को भी डीप के दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। डीप और उसके दोस्तों को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। डीप उनसे कहता है कि असल में हम तो व्हाइट व्हेल ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसकी बात सुनते ही पेंगुइन के पास खड़ी हुई डॉल्फिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कुछ बताने ही वाली थी कि पेंगुइन उसे रोककर कहता है नहीं, हम किसी व्हाइट व्हेल को नहीं जानते, हाँ लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारे स्पेसशिप के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि उस व्हाइट व्हेल को ढूंढकर तुम्हारे तक ले आएगा। वो बड़ी ही होशियारी से इन सब को अपने साथ उस स्पेसशिप के अंदर ले आता है। ये बेचारे तो जानते भी नहीं थे कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। ये पेंगुइन डॉल्फिन से कहता है कि जाओ तुम इन चारों को इस शिप को घुमा के लेके आओ। इस शिप की सैर करते हुए वो लोग एक वीडियो देखते हैं जो कि साइंटिस्ट की थी। इस
वीडियो के अंदर दूसरे प्लेनेट पे मौजूद साइंटिस्ट बता रहे थे कि इस दुनिया के तबाह होने के बाद वो लोग एक शिप के जरिए दूसरे प्लेनेट पे आ गए और उस स्पेसशिप का नाम था आर्क 1। उनकी एक आर्क 2 और आर्क 3 शिप भी थी। उनकी आर्क 2 शिप के जरिए दुनिया के सारे जानवरों को नए प्लेनेट तक पहुंचाया गया था और अब आर्क 3 शिप के अंदर सभी समुद्र में रहने वाले जानवरों को दूसरे प्लेनेट तक लेकर जाना था। इस काम के लिए वो सभी जानवरों को फ्रीज कर रहे थे ताकि सभी जानवर इस लंबे सफर को आसानी से तय कर सकें। इस शिप की सारी कमांड थी उस पेंगुइन के हाथ में। पेंगुइन का साथी उससे पूछता है कि हमारे शिप के अंदर तो वजन भी ज्यादा हो रहा है, फिर आप इन जानवरों को क्यों अंदर ले आए? जिस बात का जवाब पेंगुइन देता है कि ये सभी मुझे अक्लमंद लग रहे हैं और ऐसे ही अक्लमंद जानवरों की हमें जरूरत है ताकि हम दूसरे प्लेनेट के ऊपर इंसानों का मुकाबला कर सकें। डीप यहाँ देखता है कि इस स्पेसशिप के लॉन्च होने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी रह गया है। उन्हें तो अपना मिशन कंप्लीट करना था। वो लोग यहाँ से बाहर जाने ही वाले थे कि पेंगुइन अपने साथी से कहता है जाओ इन्हें सुनार रूम में ले जाओ ताकि ये अपनी वेल को ढूंढ सकें। और खुद वो दूसरी तरफ डीप की दोस्त ईल को भड़काने लग जाता है उसके खिलाफ और उन्हें कहता है कि डीप तो तुम्हें यहाँ मरवाने के लिए लेके आया है, मैं तुम्हारी यहाँ जान बचा सकता हूँ अगर तुम मेरी सारी बातें मानो। ईल उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ मिलकर वो डीप के साथ डीप के सभी दोस्तों को एक रूम में बंद कर देते हैं। सभी उसकी ये हरकत देखकर काफी परेशान हुए थे। ईल उन सबको समझाती है कि मैं तो ये सब तुम लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारी जान बची रहे। देखना अभी मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ ना, अगले प्लेनेट पे जाके तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। लेकिन सभी का गुस्सा बहुत ज्यादा था। जिस रूम में वो लोग कैद थे जहाँ पर वो लोग उस व्हाइट वेल को भी देख लेते हैं जिसको वो ढूंढने के लिए आए थे। इस वेल को इन पेंगुइन्स ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। टीप और उसके सारे साथी व्हाइट वेल को बताते हैं कि क्रैकन ने उसे बुलाया है, वो लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और उन सबको तुम्हारी जरूरत है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक से स्पेसशिप के इंजन ऑन हो जाते हैं जिसका मतलब था कि ये लोग आधे घंटे में इस दुनिया से नए प्लेनेट के लिए निकल जाएंगे। डीप और उसके साथी व्हाइट वेल से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, अपने आप को भी छुड़वाओ और हमें भी। वो नहीं जानते थे कि उनका ये सारा प्लान पेंगुइन भी सुन रहा था, जो उनकी बातें सुनकर उनके चैम्बर का फ्रीजिंग बटन ऑन कर देता है जिसकी वजह से ये सभी अब कुछ देर में फ्रीज हो जाते। नेथन यानी वो व्हाइट वेल उनसे कहती है कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब हम सब कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इस मर्तबा तो डीप भी अपना सारा कॉन्फिडेंस हार चुका था। वो यहाँ रोने लगता है और उसे लगता है कि ये सारी गलती सिर्फ उसी की है। उसने अपने दादाजी के भरोसे को भी तोड़ दिया। उसे लगता है कि वो बहुत बुरा है। उसको हिम्मत हारते देखकर उसकी दोस्त उसे समझाती है कि नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारे आइडियाज भी कमाल होते हैं, इसीलिए तो हम सब तुम्हारी बात मानते हैं। ये बातें सुनकर डीप के अंदर हिम्मत आती है और वो कहता है अच्छा चलो इस मर्तबा मैं तुम्हारा कोई प्लान सुनना चाहता हूँ। तब डीप का वो दोस्त जो कि एक एंगलर फिश है वो उसे कहता है कि हम अगर इसके फ्रीजिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दें यानी तबाह कर दें तो हम इस चीज से बच सकते हैं। सबको उसका आइडिया काफी पसंद आता है। एलिस जो कि एक क्रैब है वो फ्रीजिंग सिस्टम के अंदर जाकर उसका कंट्रोल पैनल खोलती है, जबकि वो एंगलर फिश जिसके अंदर खुद इलेक्ट्रिसिटी जैसी ताकतें होती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी से कुछ नहीं होता, वो जाकर उस फ्रीजिंग सिस्टम को तबाह कर देती है। इन्होंने फ्रीजिंग मशीन को तो खराब कर दिया था लेकिन अब व्हाइट वेल इन्हें बताती है कि उनका यहाँ से निकलने का अभी भी कोई रास्ता नहीं है। तब डीप को नजर आता है यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा जिसके जरिए वो अपनी दोस्त ईल से बात करता है और उसे कहता है कि जो भी हुआ सब छोड़ो और भूल जाओ, हमारी मदद करो। ईल जो अब पेंगुइन की सारी सच्चाई जान चुकी थी वो भी अपने दोस्तों को बचाना चाहती। वो कंट्रोल रूम के बटन दबाते हुए किसी तरह उनके लिए एक छोटा सा दरवाजा खोल ही देती है जिससे डीप और उसके साथी तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन डीप व्हाइट वेल यानी नेथन को कह के आता है कि तुम परेशान न होना, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल ही लेंगे। यहाँ से बाहर निकलने पर डीप के सारे साथियों की उस पेंगुइन से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये पेंगुइन भी काफी चालाक था। वो इनके ऊपर फ्रीजिंग गन से हमला करके इनके काफी सारे साथियों को फ्रीज कर देता है। डीप जो बड़ी होशियारी से उसकी फ्रीजिंग गन से बच गया था वो अब उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त ये स्पेसशिप लॉन्च हो जाती है, यानी अब ये जमीन से दूसरे प्लेनेट की तरफ जाने के लिए उड़ने लगी थी। इसको उड़ता जानकर सारे जानवर घबरा जाते हैं। डीप और उसके सारे साथी स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल के सारे बटन दबा देते हैं जिससे स्पेसशिप का तो पता नहीं क्या होता, लेकिन एक अच्छा काम ये हो जाता है कि स्पेसशिप के दरवाजे खुलने की वजह से सारे के सारे वो समुद्र के जानवर जिसे पेंगुइन ने फ्रीज करके अपनी स्पेसशिप के अंदर रखा हुआ था वो सभी आजाद हो जाते हैं। ये सभी अब पानी में गिर चुके थे और पानी के अंदर जाने की वजह से इनकी बर्फ भी मेल्ट हो चुकी थी। टीप और उसके सारे साथी ये जानकर खुश होते हैं कि वेल भी अब उनके पास थी। ये वेल अब उनसे कहती है हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से केव के पास जाना चाहिए और क्रैकन की मदद करनी चाहिए। केव की हालत
हालत तो सचमुच काफी खराब थी। वो लोग अब उम्मीद हार ही चुके थे कि अचानक से क्रैकन को अपने पोते यानी डीप की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डीप के साथ जो व्हाइट व्हेल आई थी वो उस बड़े से पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उससे काम नहीं होता। उसे लगता है कि इस पत्थर के नीचे कोई चीज फंसी हुई है। डीप और उसके दोस्त इस बड़े से पत्थर के नीचे फंसी हुई उस चीज को जब हटाने के लिए वहाँ से जाते हैं तो डीप उस पत्थर को तो हटा देता है, लेकिन खुद वो गलती से समुद्र के नीचे से निकलते हुए लावा के अंदर गिर जाता है। उसके उस चीज को हटाने की वजह से व्हाइट व्हेल ने उस बड़े से पत्थर को भी वहाँ से हटा दिया था और ऐसे क्रैकन और उसके सारे साथियों की जान बच गई थी। अपनी जान बच जाने के बावजूद भी ये लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने डीप को खो दिया है। पर अचानक से तभी एक छोटे से होल में से डीप बाहर निकल कर आता है, जिसका मतलब था कि वो जिंदा है और सभी उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्रैकन को अपने पोते यानी डीप के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र हो रहा था। अब क्योंकि वो जान गए थे कि डीप इस समुंदर का लीडर बनने के काबिल बन गया है, इसीलिए वो खुद रिटायरमेंट लेकर अपनी दोस्त यानी वेल के साथ इस समुद्र की सैर को निकल जाते हैं। सारी जिम्मेदारी अब डीप के ऊपर थी। सभी अब खुशी से रह रहे थे। यहाँ पर ईल जो कि डीप की दोस्त थी वो कहती है कि अब यहाँ के हालात काफी अच्छे हैं और हमें समुद्र के अंदर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए। सभी उसकी बात से खुश थे, लेकिन डीप कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा तो कोई लाइफ पार्टनर ही नहीं है। तब ईल उसे एक फीमेल ऑक्टोपस से मिलवाती है, जिसे देखकर डीप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सीन कट होकर मूवी के आखिरी सीन में हमें उस बुरे पेंगुइन और उसके साथियों को दिखाया जा रहा था, जो सब समुद्र के अंदर जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे, जिनको दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।